मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल आपका पीजीटी का परीक्षा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह पेपर काफ़ी अच्छा निकल जाए और आपको सफलता मिल जाए। मेरे जिन साथियों का पेपर टीजीटी का पेपर खराब हो चुका है और थोड़ा सा उनको काफ़ी परेशान रहे हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका पेपर सही हो और आप बिल्कुल स्थिर मन से परीक्षा दीजिए, क्योंकि यह पेपर उससे टफ तो आ ही नहीं सकता है और आपका यहाँ से पूरा विश्वास है कि एक सीट आप ले सकते हैं। ठीक है ना। आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर रीत के विभिन्न नामकरण पर और फिर शब्द शक्ति पर भी वीडियो उपलब्ध करवा दीजिए। तो अभी मैं रीत के विभिन्न नामकरण, क्योंकि इससे एक प्रश्न आता है, इस पर वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर ही रहा हूँ और इसके तुरंत बाद मैं शब्द शक्ति का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप दोनों को देख लेंगे, कल सुबह तक आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आपका जो टॉपिक छूटा हुआ है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कि रीत के विभिन्न नामकरण के संबंध में विभिन्न आचार्यों ने रीत को क्या क्या नाम दिया है। यहां देखिए, आनंदवर्धन ने ये रीत को संघटना का नाम दिया। किसका नाम दिया है? संघटना। ठीक है ना। राजशेखर ने वचन विन्यास के क्रम को रीति कहा है। क्या कहा है? वचन विन्यास का क्रम जो है वह रीति है। आचार्य कुंतक ने रीति को क्या कहा है? मार्ग कहा है। मार्ग। ठीक है ना। ये सब आपको याद करना है, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और आचार्य कुंतक ने रीति के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन? सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। ये इतना बताए हैं। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट ने रीति को क्या कहा है? तो उन्होंने रीति को वृत्ति कहा है। क्या कहा है? रीति को उन्होंने वृत्ति कहा है। इनके अनुसार वृत्ति के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। आचार्य मम्मट के अनुसार वृत्त नियत वर्ण व्यापार को कहा गया। मैंने वृत्त किसको कहा गया? नियत वर्ण व्यापार को रीति कहा गया है। किसके अनुसार? मम्मट के अनुसार। आप इसको दिमाग में सेट करते चलें। अग्नि पुराण के अनुसार रीति के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ठीक है। कौन कौन? ये आप यहां देखिए, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ये 4 भेद जो है हैं। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर सकते हैं और 20 तारीख के बाद आपको सभी पीडीएफ वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। उस पर वर्क चल रहा है और इस पीजीटी के कल की परीक्षा के बाद मैं सीधे जीआईसी का तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी का, और फिर जूनियर एडेड का जो टीचर का भी मैं तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। ये सारा का सारे पीडीएफ आपको वहां से 20 तारीख बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहां कोई अगर आप बेहतर कंटेंट देंगे तो वहां से मैं आपको शेयर भी कर सकता हूं, मतलब उसको मैं शेयर कर सकता हूं और वहां से आपको महत्वपूर्ण रचनाओं का भी ये आपको मतलब ये पेज मिलता रहेगा। आपका वहां से नॉलेज बढ़ता रहेगा। और इसके बाद आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी अच्छे अच्छे कंटेंट में डालूंगा। अच्छे अच्छे जो कवियों के रचनाएं हैं या और भी जो नई चीज़ें हैं या कुछ नई जानकारियां हैं, मैं वहाँ से आपको देता रहूँगा। ठीक है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये सारा लिंक जो है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, या फिर मेरे चैनल के पेज पे जाएंगे और वहाँ अबाउट में जाकर के वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगा। आगे आइए देखें, रीति और गुण ये क्या होता है। आचार्य दंडी ने गुण को रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। कितनी मानी है? 10। ये 10 काव्य गुण मानते हैं। अब जो 3 प्रधान गुण होते हैं, प्रधान गुण तो 3 ही होते हैं, 10 माना गया, लेकिन गुण कितने होते हैं? 3 ही प्रधान होते हैं। और जो रीति होती है, रीति भी 3 होती है। उसमें क्या क्या है? पहले आप देखिए वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति में क्या होता है? इस रीति का मूल आधार माधुर्य गुण होता है। ठीक है ना। पूछता है कि माधुर्य गुण किस रीति के अंतर्गत आता है, या वैदर्भी रीति के अंतर्गत निम्न में कौन से गुण आते हैं, इसमें नाम दे देगा, उसमें एक माधुर्य भी रहेगा। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसके साथ इसमें सुकुमार वर्ण योजना नहीं रहती है। किसमें? वैदर्भी रीति में सुकुमार वर्ण योजना रहती है। और जो
ऐसे वर्ण हैं जो कर्णप्रिय नहीं है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इस वर्ण का प्रयोग इस रीति में, वैदर्भी रीति में नहीं होता है। और विशेष करके श्रृंगार और करुण रस में इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, गौड़ी रीति के बारे में देख लिया जाए। गौड़ी रीति यह ओज एवं कांति गुणों को संपन्न करती है। क्या करती है? ओज एवं कांति गुणों को संपन्न करती है। ठीक है ना। रौद्र और भयानक रस में गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है, वीर रस में भी किया जाता है। ठीक है ना। पांचाली रीति में इसमें माधुरी एवं सुकुमार वर्णों का विधान होता है। क्या क्या होता है? माधुरी एवं सुकुमार वर्णों का विधान होता है। ठीक है। यह मध्यम स्तर की रीति मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर हमें संबल प्रदान करता है और एक प्रेरणा प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मैं आगे के और भी बेहतर बेहतर वीडियो बना सकूं। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि का स्वरूप क्या होता है? जो ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो देखिए कौन कौन है और कौन कौन संप्रदाय इन्होंने प्रतिपादित किया है। देखिए, रस संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन। और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन। अब ये याद कैसे करना है, थोड़ा सा उसको मैं आपको टिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जहां तक मेरे समझ में आए कि आसानी से याद हो जाएगा। चूंकि रस संप्रदाय के तो जानते हैं, भरत मुनि सबको जानता है कि रस संप्रदाय के हैं। अलंकार संप्रदाय के भी इसके पहले अगर आप भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ें तो आपको एकदम तैयार है, इसमें कहीं कुछ दिक्कत है ही नहीं। ये फिर रीति संप्रदाय का भी कोई तैयार कोई दिक्कत नहीं। फंसता है किस में? ज्यादातर वक्रोक्ति संप्रदाय में, औचित्य संप्रदाय में हम फंस जाते हैं कि यार ये वक्रोक्ति किनका है, कुंतक का है कि क्षेमेंद्र का है, कौन कुंतक है कौन क्षेमेंद्र का है, कौन क्षेमेंद्र का है कौन कुंतक का है, ऐसा दिमाग में हमेशा चक्कर घिरनी बन जाता है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको, जिसे देखिए, वक्रोक्ति में दो क है, वक्र, देखिए क्र और आधा क, वक्रोक्ति दो क है ना, तो दो क, और कुंतक में भी दो क है, कुंतक में भी दो क है, आचार्य कुंतक। अब वक्रोक्ति, वक्रोक्ति तो जिसमें दो क है उसको दो क से रिलेट कर लीजिए, अर्थात ये सीधे कुंतक के साथ कर देंगे। जब ये करेंगे तो औचित्य संप्रदाय स्वतः तैयार हो जाएगा, क्योंकि औचित्य संप्रदाय तब फिर क्षेमेंद्र का ही तब रह जाएगा, क्योंकि इसी में ज्यादा दिक्कत होता है। ध्वनि संप्रदाय में देखिए ध्व, ध्व है ना, जिसमें ध्व तो आनंदवर्धन, देखिए आनंदवर्धन, ध्वनि वर्धन, ध्वनि वर्धन तो जिसमें ध है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए तो वह ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हो जाएंगे। और ध्वन्यालोक जो रचना है तो ध्वनि संप्रदाय और ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक और आनंदवर्धन, तो इसमें भी वर्धन इसमें ध्वन्या, तो इसे रिलेट कर लेंगे तो नहीं भूलेगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये टिक आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं तो फिर आप अपना कोई टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद करना है, मेरे कहने का तात्पर्य है। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय को काव्य की आत्मा माने हैं। क्या माने हैं? ध्वनि संप्रदाय को काव्य की आत्मा माने हैं। और प्रतीयमान का अर्थ इन्होंने क्या बताया है? आनंदवर्धन ने प्रतीयमान का जो अर्थ बताया है वह है ध्वनि माना है। क्या माना है? प्रतीयमान का अर्थ क्या माना है? ध्वनि माना है। ठीक है ना। इसको भी आपको याद करना है। आचार्य मम्मट ने काव्य के तीन भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? तीन। कौन कौन? ये ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य। ये पूछ सकता है कि आचार्य मम्मट ने कितने भेद माने हैं काव्य के, तो संख्या दे सकता है 2 3 4 5, या फिर ये कौन कौन, ये भी पूछ सकता है। तो तीन का एक कलेक्शन कर देगा, तीन का एक, तीन का एक, तीन का एक, ऐसे करके। तो आपको याद करना है कि ध्वनि, गुणीभूत और चित्र, ये जो है कि आचार्य मम्मट ने काव्य का भेद बताया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ध्वनि काव्य किसे कहते हैं? ध्वनि काव्य, ये देखिए, इसमें
वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है? वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ की प्रमुखता होती है और यह उत्तम काव्य माना जाता है। कैसा काव्य माना जाता है? उत्तम काव्य माना जाता है। ठीक है ना। अब गुणीभूत काव्य क्या होता है? इसे मध्यम काव्य माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? मध्यम काव्य माना जाता है। और चित्र काव्य क्या होता है? तो चित्र काव्य यह व्यंग्यार्थ का नितांत अभाव होता है और यह अधम काव्य माना जाता है। तो इसे पूछ सकता है कि निम्न में उत्तम काव्य कौन है? दो तीन का नाम दे देगा और इसमें ध्वनि काव्य रहेगा। या निम्न में मध्यम काव्य कौन है? तो इसमें और शब्द के साथ एक गुणीभूत काव्य दे देगा। ऐसे प्रश्न दे सकता है। तो प्रश्नों को दिमाग में सेट करें कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका यह रीति से संबंधित, शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि इससे कुछ बाहर नहीं पूछना चाहिए अगर पेपर सामान्य रहा तो, इसलिए यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे और इस अपने चैनल के साथ आपका असीम प्यार, असीम आशीर्वाद, असीम स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी खुशी, वैसे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल ही दिया हूं, लेकिन आज आप लोगों के प्यार, स्नेह और सहयोग से हमारा जो यूट्यूब परिवार है वो करीब 5200 से प्लस को जा रहा है, मतलब 5000 से प्लस हम लोग हैं। इसके लिए आप सबको विनम्रवत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।